तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, मोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹10 लाख एंड 5 लाख बाय चेक। तो यहाँ पर मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। तो मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा है, इसका मतलब मोहन जो है बिजनेस का ओनर है। अब अगर ओनर बिजनेस के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस की कैपिटल कहलाती है। तो यहाँ पर मोहन ने बिजनेस को 10 लाख का कैश दिया और साथ में 5 लाख रुपए चेक में दिए। तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? तो अभी हमने अपने मॉडर्न रूल्स को देखा था कि हम अपनी सभी ट्रांजैक्शंस को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू। तो ये 5 कैटेगरी हैं जिनके अंदर हमें अपनी सभी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजैक्शन के हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। आपको जर्नल एंट्रीज करते समय हमेशा ये देखना है कि कौन सी आइटम हमारी डेबिट हो रही है और कौन सी आइटम हमारी क्रेडिट हो रही है। अगर आप डेबिट और क्रेडिट का पता लगा लेते हो तो जर्नल एंट्री बनाना तो आपके लिए 2 मिनट का काम है। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले कैश की बात करूं, मोहन ने बिजनेस के अंदर 10 लाख का कैश इन्वेस्ट करा है। तो ओनर बिजनेस को कोई भी चीज दे बिजनेस के लिए तो वो कैपिटल कहलाती है। तो जैसे ही मोहन ने बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट करा तो बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाएगी और साथ के साथ बिजनेस के पास कैश भी आ जाएगा, तो बिजनेस का कैश भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास इस पहली ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट आए। मोहन के 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो गई और साथ के साथ बिजनेस का कैश भी इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं सबसे पहले कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल का मतलब तो कैपिटल ही होता है और जब भी हमारा कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो, हर एक जर्नल एंट्री के साथ मैंने आपके लिए साइड में उसका रूल भी लिख दिया। तो हमने मॉडर्न अप्रोच के अंदर देखा था, जब भी हमारा कैपिटल इंक्रीज करेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और जब भी हमारा कैपिटल डिक्रीज करेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर ओनर ने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए हैं, इसका मतलब बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज करेगा तो आप इस कैपिटल को क्रेडिट करोगे। वहीं अगर मैं बात करूं कैश की, तो कैश हमारा एसेट होता है, ये बात हमें अच्छे से पता है। और यहाँ पर बिजनेस के पास 10 लाख का कैश आया है, इसका मतलब बिजनेस का कैश इंक्रीज हुआ है और जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। अभी हमने देखा ये हमारा मॉडर्न अप्रोच हमें बोलता है कि जब भी आपका एसेट इंक्रीज होगा तो उसको आप डेबिट करोगे और जब भी आपका एसेट डिक्रीज होगा तो उसको आप क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर आपका कैश इंक्रीज हो रहा है यानी आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है और जब भी आपका एसेट इंक्रीज होगा तो उसको आप डेबिट करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास इस ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट आ गए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कौन सी चीज को हमें डेबिट करना है ये हमें पता चल गया और कौन सी चीज को हमें क्रेडिट करना है ये भी हमें पता चल गया। तो अब अगर हमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता चल ही गया तो अब हम अपनी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो, कैश को हमें डेबिट करना है और कैपिटल को हमें क्रेडिट करना है। तो हमेशा डेबिट जो है वो ऊपर की साइड आएगा और क्रेडिट जो है वो नीचे के साइड आएगा। सबसे पहले हमें डेबिट करना है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट ₹10 लाख। 10 लाख से आपका कैश इंक्रीज हो गया। जर्नल एंट्रीज को हमेशा इसी फॉर्मेट में करा जाता है। अभी इसका जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करना सीख लो कि कौन सी आइटम डेबिट होती है और कौन सी आइटम क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर हमें कैश को डेबिट करना है तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम नीचे क्रेडिट वाली आइटम को लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखना है हमें, कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट में जब भी आप कोई आइटम को लिखोगे तो आपको उसके आगे हमेशा टू लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट में लिखते वक्त आपको थोड़ा सा आगे स्पेस भी छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट 10 लाख से क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री लिखनी है। डेबिट के लिए हमने डीआर का इस्तेमाल करा, जबकि क्रेडिट वाली आइटम के लिए आपको सीआर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने क्रेडिट के लिए पहले ही टू लगा दिया। तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹10 लाख। अब नीचे जो है हम एक लाइन लिखते हैं जिसको हम नरेशन बोलते हैं। बेसिकली इस लाइन के अंदर कुछ भी नहीं है, जो आपने ऊपर एंट्री करी है उसी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो नरेशन को हमेशा बीइंग से स्टार्ट करते हैं। ऊपर बिजनेस के पास कैश आया जिसकी वजह से बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई। तो यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट हो गई। सिर्फ आप इतना भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। बाकी आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते थे, बीइंग द कैश ₹10 लाख इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इस तरीके से भी आप लिख सकते थे। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस आपको ऊपर की जर्नल एंट्री को लेकर नीचे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। नरेशन को आप जितना शॉर्ट लिखोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट होता है, छोटा या बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 10 लाख के कैश वाली एंट्री क्लियर हो गई। तो अब बात करते हैं 5 लाख के चेक की। तो मोहन ने बिजनेस के अंदर 5 लाख का चेक भी इन्वेस्ट करा। अब चेक का पैसा तो सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा काम है, आपको कैश की जगह पर बैंक लिख देना है। इस बार कैपिटल कैश की फॉर्म में नहीं आई बल्कि बैंक अकाउंट की फॉर्म में आई है। मोहन ने बिजनेस को 5 लाख का चेक दिया। अब चेक बोलो या कैश बोलो, बात तो एक ही है। पैसा आपके पास कैश में पड़ा हो या आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हो, उस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो पैसा है। तो जैसे ही 5 लाख का चेक मोहन ने बिजनेस को दिया वैसे ही बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो गई और साथ के साथ बिजनेस का कैश भी इंक्रीज हो गया, या आप बोल सकते हो बिजनेस का बैंक इंक्रीज हो गया, बात एक ही है। तो जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट
करते हैं, अभी हमने देखा। और अगर मैं कैश या बैंक की बात करूं तो कैश हो चाहे बैंक हो, दोनों ही हमारा असेट है। और यहाँ पर आपका 5 लाख से कैश इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी आपका कैश या असेट इंक्रीज होगा तो उसको आप डेबिट करते हो, ये भी अभी हमने देखा है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपने सिंपल सा काम किया, कैश की जगह पर बैंक लिख दिया, बाकी आप नीचे नरेशन तो सेम ही लिख दोगे। यहाँ पर भी बिजनेस के अंदर कैपिटल आई है, तो बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो क्लियर हो गया आपको। अब देखो कई बार जो है हम जल्दी काम करने के लिए इन दो एंट्रीज को कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पर आप देखो चाहे पहली एंट्री हो चाहे दूसरी एंट्री हो, दोनों ही एंट्री के अंदर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। बस फर्क कितना है कि पहली एंट्री के अंदर कैपिटल कैश की फॉर्म में आई थी, जबकि दूसरी एंट्री के अंदर कैपिटल चेक की फॉर्म में आई है। तो आप चाहो तो इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके एक एंट्री बना सकते हो। इन दोनों एंट्री के अंदर हमने कैपिटल को क्रेडिट करा क्योंकि हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर हमने पहली एंट्री के अंदर 10 लाख से कैपिटल को क्रेडिट करा था और दूसरी एंट्री के अंदर 5 लाख से कैपिटल को क्रेडिट करा था। अब अगर हम चाहें तो इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करते हैं और सीधा 15 लाख से कैपिटल को क्रेडिट कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करा और सीधा 15 लाख से कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। जब भी आपकी कैपिटल बढ़ती है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर हमने 15 लाख से टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अब अगर मैं डेबिट की बात करूं, सबसे पहले तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट करा था। पहली एंट्री के अंदर हमारे पास कैश आया था 10 लाख का और दूसरी एंट्री के अंदर हमारे पास चेक आया था 5 लाख का, जिसके लिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करा था। तो यहाँ पर भी आप सेम काम करोगे। सबसे पहले आप कैश अकाउंट को डेबिट करोगे 10 लाख से, उसके बाद आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे 5 लाख से। तो यहाँ पर हमारा टोटल 15 लाख डेबिट हो गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। जितना अमाउंट से आपका डेबिट होगा उतने ही अमाउंट से आपका क्रेडिट भी होगा। तो यहाँ पर 15 लाख से हमने क्रेडिट किया था, तो हमें 15 लाख से डेबिट भी करना था। तो हमने 10 लाख से कैश को डेबिट कर दिया और 5 लाख से बैंक को डेबिट कर दिया। तो टोटल 15 लाख से हमारा डेबिट हो गया। तो समझ में आ गया आपको। हम चाहे तो इन दो एंट्रीज को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप ऐसे किसी भी एंट्री को कंबाइन नहीं कर सकते। अगर दो एंट्री सिमिलर नेचर की हैं और सेम डेट की हैं तभी आप उनको कंबाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे थे कि मोहन ने बिजनेस के अंदर 10 लाख का कैश और 5 लाख का चेक दोनों सेम डेट पर दिया था और दोनों ही ट्रांजैक्शन हमारी कैपिटल नेचर की हैं। कैश से भी हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा और चेक से भी हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा। तो जब दो ट्रांजैक्शंस का नेचर सेम हो और दोनों सेम डेट पर हो तभी आप किसी भी एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। तो समझ में आ गया आपको। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा, मोहन इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹5 लाख बाय चेक। तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर कैपिटल कम पड़ गई, तो मोहन ने बिजनेस के अंदर फर्दर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी। 5 लाख की कैपिटल और मोहन ने बिजनेस को दी बाय चेक। तो यहाँ पर मोहन बिजनेस का ओनर है और मोहन बिजनेस को 5 लाख का चेक दे रहा है। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और जब भी बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और साथ के साथ बिजनेस का 5 लाख से बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो बैंक हमारा सेट होता है और जब भी हमारा सेट बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री भी सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीस। बाकी आप नीचे नरेशन तो लिख ही सकते हो, बीइंग द एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो ये हमारे एडिशनल कैपिटल की एंट्री हो गई, कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही है। बिजनेस के अंदर ओनर एक बार कैपिटल इन्वेस्ट करे, चाहे 2 बार करे, चाहे 4 बार करे, उसका इफेक्ट तो सेम ही होने वाला है, तो एंट्री भी सेम ही होगी। तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर हम कैपिटल के अंदर टोटल 4 पॉइंट्स को देखेंगे, जिसमें से हमारे पहले 2 पॉइंट हो गए कैश और बैंक वाला। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि एसेट। अगर ओनर बिजनेस को एसेट देता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा थर्ड एग्जांपल है, जिसके अंदर मोहन ने बिजनेस को मशीन दी है 15 लाख की। मोहन इंट्रोड्यूस मशीन इन द बिजनेस ऑफ ₹15 लाख। तो यहाँ पर जैसे ही मोहन ने बिजनेस को मशीन दी, बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई, बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो गई। और जब भी बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर हम टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। अब अगर मैं डेबिट की बात करूं तो साथ के साथ बिजनेस के पास मशीन भी आ गई और मशीन बिजनेस की एसेट होती है और जब भी हमारी एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करना है और उसके बाद उसके ऊपर डेबिट और क्रेडिट वाला रूल लगा देना है। तो यहाँ पर बिजनेस की 15 लाख से कैपिटल इंक्रीज हुई और साथ के साथ बिजनेस के पास मशीन आ गई। मशीन बिजनेस का एसेट है तो आप उसको डेबिट कर दोगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15 लाख और नीचे नरेशन आप लिख दोगे, बीइंग द मशीन इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। इस बार बिजनेस को कैपिटल के फॉर्म में मशीन मिली है। तो समझ में आ गया आपको, एसेट वाली एंट्री भी हो गई हमारी। अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, बिल्डिंग ₹1,50,000, मशीनरी ₹1,20,000 एंड स्टॉक ऑफ गुड्स ₹50,000। तो यहाँ पर मोहन जो कि बिजनेस का ओनर है, उसने बिजनेस को बहुत सारी चीजें एज अ कैपिटल दी। इस बार मोहन की इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो मोहन ने बिजनेस के अंदर 80,000 का कैश इन्वेस्ट करा। उसके बाद मोहन ने बिजनेस को 1.5 लाख की बिल्डिंग दी। उसके बाद मशीन इन्वेस्ट करी 1,20,000 की और साथ के साथ स्टॉक ऑफ गुड्स ₹50,000, यानी मोहन ने बिजनेस के अंदर 50,000 के गुड्स भी इन्वेस्ट करे एज अ कैपिटल। तो ये 4 आइटम्स मोहन ने बिजनेस को कैपिटल के फॉर्म में दिए। तो यहाँ पर मोहन बिजनेस का ओनर है और ओनर बिजनेस को कुछ भी दे वो बिजनेस की कैपिटल है। तो यहाँ पर इन चारों की वजह से बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होगी और जब भी हमारी कैपिटल
कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो हमारा क्रेडिट वाला काम हो गया। अब अगर हम डेबिट वाले आइटम को ढूंढे तो बिजनेस के अंदर अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसका मतलब बिजनेस के पास कोई ना कोई चीज तो आई होगी, कोई ना कोई एसेट तो बड़ी होगी। तो यहाँ पर बिजनेस के पास कैपिटल इंक्रीज होने के साथ साथ 80,000 का कैश भी आया, 1.5 लाख की बिल्डिंग भी आई, 1,20,000 की मशीनरी भी आई और साथ के साथ 50,000 का गुड्स भी आया। अब इन चारों आइटम्स को आप एक कॉमन नाम दे सकते हो जो कि हमारा एसेट, कैश भी हमारा एसेट है, बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, मशीनरी भी हमारा एसेट है और गुड्स भी हमारा एसेट है। ये चारों ही आइटम्स हमारे बिजनेस के एसेट है। तो हम बोल सकते हैं मोहन ने बिजनेस के अंदर इन चारों एसेट को इन्वेस्ट करा है, तो बिजनेस के पास तो एसेट आ गया, बिजनेस का एसेट तो इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी बिजनेस का एसेट इंक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट करते हो, तो यहाँ पर हमें डेबिट भी मिल गया और क्रेडिट भी मिल गया। कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है तो उसको हम डेबिट करेंगे। अब अगर मैं सबसे पहले डेबिट की बात करूं तो हमारे पास 4 एसेट है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 80,000, उसके बाद हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,50,000, उसके बाद हम लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट 1,20,000, उसके बाद हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000। कई बुक्स में जो है स्टॉक की जगह पर गुड्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो स्टॉक लिखो या गुड्स लिखो एक ही बात है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000 हो गया। अब अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो इन चारों की वजह से बिजनेस के कैपिटल भी इंक्रीज हुई है, तो हम क्रेडिट में लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो आपको इन चारों आइटम्स को प्लस करना है, तो आपका आएगा 4 लाख। तो बिजनेस के अंदर अगर 4 लाख की एसेट आई है तो इसका मतलब बिजनेस की कैपिटल भी 4 लाख से ही इंक्रीज हुई होगी, तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट में भी 4 लाख लिख देंगे। और मैंने आपको अभी बताया था कि आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा, तो यहाँ पर 4 लाख से हमने डेबिट करा और साथ के साथ 4 लाख से हमने क्रेडिट करा, तो बन गई हमारी एंट्री। अब आप नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो समझ में आ गया। यहाँ पर इस एक एंट्री के अंदर हमने कैश भी देख ली, एसेट भी देख ली और गुड्स भी देख लिया। तो हमें कैपिटल के अंदर इन 4 पॉइंट्स को देखना था, कैश, बैंक, एसेट और गुड्स। तो हमने इन चारों को देख लिया, एक एक करके सभी एंट्रीज को समझ लिया। अब अगर मैं आपको एक बार जनरल एंट्री का फॉर्मेट दिखा दूं कि आखिर जनरल एंट्री को कौन से फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है। इस तरीके से हमें एक टेबल बनाना होता है जिसके अंदर सबसे पहले आप डेट लिखोगे, उसके बाद आप पर्टिकुलर लिखोगे, उसके बाद आप